हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। तो मैं चिंतन जैसे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स। ठीक है। 5.1 एंड 5.2 वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 5.3 से। ठीक है, चलिए। तो 5.3 क्या पूछा है देखो क्वेश्चन में। पहले तो दिया क्या गया है वो देख लो भाई। ए शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विथ ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला experiences a torque of magnitude equal to 4.5 into 10 to the power minus 2 joule. Then what is the magnitude of magnetic moment of a magnet? मतलब कि यहां पे आसान भाषा में बोलूं तो आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो बार मैग्नेट की कितनी होगी वो पूछा गया है। देखो यहां पे यूनिफॉर्म फील्ड दिया गया है 0.25 टेस्ला, मतलब कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यस और नो? और हम इसको कुछ इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो ये एक बार मैग्नेट है जो फील्ड से 30 डिग्री पे रखा गया है। ठीक है, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री, ऐसा कुछ इन्होंने बताया है। बहुत ही बढ़िया। और उसके ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है? तो 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी। तो बहुत ही आसान, सीधा टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इससे आसान तो और कुछ भी नहीं हो सकता। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई करो, आप डायरेक्टली आंसर पा लोगे। यस और नो? सो हम यहां पे सीधा टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर, है ना। चलिए, तो यहां पे इसको मैं अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूं तो टॉर्क इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं एम इंटू बी इंटू साइन थीटा। दैट यू ऑलरेडी नो। ठीक है, चलो। तो यहां पे हमें एम निकालना है। बाकी सारी वैल्यूज यहां पे दी गई है, तो एम को सब्जेक्ट बना दो। तो एम इज इक्वल्स टू क्या होता है? टॉर्क अपॉन बी साइन थीटा। क्लियर है? चलिए, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क? टॉर्क कितना दिया गया है आपको? देखो, टॉर्क दिया गया है 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर ये तो जूल में दिया गया है, तो भैया टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ एफ वेक्टर, मतलब कि फोर्स इंटू डिस्टेंस है ना। तो ये तो वर्क के बराबर हो जाएगा ना। तो टॉर्क का भी यूनिट वर्क के यूनिट के बराबर ही होता है। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसको जूल बोल सकते हो। ठीक है, इसका यूनिट जूल के बराबर होगा, वो वर्क के बराबर होता है। आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, तब आपको पता है कि फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके यूनिट वो है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, देन ऑल्सो दे आर हैविंग द सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशन। ठीक है, तो ऐसा है। तो टॉर्क का और वर्क का या फिर एनर्जी का, ठीक है, आप बोल सकते हो यूनिट, आप बता सकते हो कि वो सेम है, क्योंकि डायमेंशनली दे आर इक्वल, है ना। तो यहां पे मैं इसको सीधा सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 4.5 टू 10 टू द पावर माइनस 2। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी प्रोवाइडेड है? 0.25 मल्टीप्लाई बाय साइन कितना, एंगल कितना बना रहा है बार मैग्नेट? साइन 30 डिग्री, है ना। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। एक काम करता हूं, मैं सारी चीजों को ना मैं पॉइंट वगैरह निकाल लेता हूं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 10। ठीक है, 4.5 डिवाइड बाई 10 मैंने इसको लिख दिया। और यहां पे इसको मैं लिखूंगा 25 डिवाइड बाई 100। क्लियर है? इनटू साइन 30 हो जाता है भाई 1/2। क्लियर है? तो यहां से एक 10 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये भी 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला, तो 45 टू 90 हो जाता है। और ये 10 ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 वो हो जाता है 10 टू द पावर माइनस 1 डिवाइड बाई 25, है ना। तो अभी इसको सॉल्व कर दो। सो हम यहाँ पे 90 डिवाइड बाई 25 कर देते हैं, तो हमारे पास आता है 3.6। ठीक है, इट इज 3.6। तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। या फिर अगर आप 10 टू द पावर माइनस 1 को एडजस्ट करते हो तो इसको हम लिख सकते हैं 0.36 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी आई? 0.36 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? क्लियर है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5.4 ए शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको दी गई है
इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला, मतलब कि यहां पे भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया है। इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड, which orientation would correspond to its stable and unstable equilibrium? What is the potential energy of magnet in each case? यहां पे आपको स्टेबल एंड, सीधी भाषा में बोलो तो स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो आपको निकालने को बोला गया है। जैसे ना किसी कॉन्फ़िगरेशन की यहां पे पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालने को बोला गया है। अभी मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि कौन सी स्टेबल एंड अनस्टेबल होगी, पहले क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हो। यहां पे बोला है कि विच ओरिएंटेशन वुड कॉरस्पॉन्ड टू इट्स स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो मुझे इसका आंसर देने की जरूरत नहीं, आपको पता है। या सुनो, हमने थियरी में ये अलग से पॉइंट बनाया था, अगर आपको याद हो तो, नहीं तो मैं यहां से आपको रिमाइंड करवा देता हूं। ये रहा हमारी, ये रही स्लाइड, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि किसको हम स्टेबल बोलेंगे, किसको हम स्टेबल बोलेंगे, जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनेगा 0 डिग्री, तब हम इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, है ना। और उसी तरह से जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनेगा 180 डिग्री, तब हम इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। सीधी भाषा में, आसान भाषा में बोलूं तो वापस वही स्लाइड पे आ जाते हैं, तो हम उसका आंसर आप समझ सकते हो। तो हम डायरेक्टली उस स्टेट में वो जो कॉन्फ़िगरेशन होगी उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो हमें यहां पे निकालने को बोला गया है, वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हम डायरेक्टली पता लगाएंगे। यस और नो। तो पहले तो मैं ये बोल देता हूं कि यहां पे अगर फील्ड कुछ इस तरह से है और हमने बार मैग्नेट को कुछ इस तरह से यहां पे रखा है, जहां पे नॉर्थ है, यहां पे साउथ है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से देखोगे तो यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब कि ये डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन भी ये। तो बच्चों जब यहां पे एम और बी, अगर इन दोनों को देखोगे तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो इसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना। और उसी तरह से अगर मान लो कि फील्ड इसी डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नेट को हमने इस तरह से अरेंज कर दिया जहां पे यहां पे नॉर्थ है, यहां पे साउथ है, तो ये वाले केस में ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फील्ड के एंटी पैरेलल हो जाएगी। तो यहां पे एंगल क्या बनेगा पता है, एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हो गए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। और हमें यहां पे अभी ये पहला आंसर तो आपको समझ में आ जाता कि व्हेन द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड फील्ड इज 0 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड व्हेन दैट एंगल इज 180 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हो। हम सिर्फ वो पर्टिकुलर स्टेज में, यहां पे डाइपोल मोमेंट आपको दी गई है, तो पर्टिकुलर स्टेज में यहां पे एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो यहां पे उसका आंसर देते हैं। तो पहला केस मैं साथ में आंसर दे देता हूं सबका। सो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है। और तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो भाइयों क्या आपको यह पता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेज की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था, याद करो। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हमने 90 डिग्री पे मानी थी, तो इनिशियल की 0 हो गई थी, तो फाइनल की जो बची थी वो कितनी आई थी, माइनस एम बी साइन थीटा, कॉस थीटा, गलती हो गई, माइनस एम बी कॉस थीटा। याद आया कुछ, ये सब हमने डिराइव किया था, वही स्लाइड में हमने डिराइव किया था कि किसी पर्टिकुलर एक कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। यस सुनो, तो वो होती है यहां पे माइनस एम बी कॉस थीटा। वैसे होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इनिशियल हम मानते हैं 90 डिग्री पे है, तो वहां पे वो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, इसीलिए हम यहां पे सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पे 0 मान के निकाल सकते हैं, एंड तब हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। ये सुनो, तो बस यही फॉर्मूला अप्लाई करो, यहां पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री प्लेस कर दो, एम आपको दिया गया है, बी आपको दिया गया, तो सारी वैल्यू यहां पे प्लेस कर दो। तो एम कितना है यहां पे 0.32 जूल पर टेस्ला, ठीक है, ये सही है। चलो उसके बाद बी कितना दिया गया 0.15, एंड एंगल
स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो एंगल क्या बनेगा, एम और बी के बीच का 0 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पे 0 डिग्री प्लेस करो cos 0 1 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 0.32 को 0.15 के साथ। तो 0.32 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.15 के साथ, तो हमारे पास आता है 0.0048। ठीक है, तो 0.0048 जूल। तो ये होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेज की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसी तरह से आपको बोला है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो उसके लिए भी हम निकाल लेते हैं। तो भाई व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, जब भी एंगल बिटवीन एम एंड बी इज 180 डिग्री, तब हम इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये भी एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी निकालने को बोले हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, किसी पर्टिकुलर एक कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस एम बी कॉस थीटा। कहां से आया ये, तो वन सेकेंड वही चीज मैं वापस रिपीट करता हूं कि भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, यूएफ माइनस यूआई एग्जिस्ट करती है, लेकिन यूआई को हमने 90 डिग्री पे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मानी है, तो वहां पे क्या होती है, जीरो होती है। तब जाके हम ये यूएफ निकाल सकते हैं। वो यूएफ कितनी आती है, वो सारी चीजें हमने डिराइव की थी। ठीक है, कितनी आती है, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे वापस सारी वैल्यू प्लेस कर दो। एम का वैल्यू 0.32 है, बी का वैल्यू 0.15 है, यहां पे आ जाएगा cos 180 डिग्री, है ना। तो cos 180 तो -1 हो जाता है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गए, बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम आया 0.0048 जूल। क्लियर है, तो 0.48 जूल। बस फर्क क्या आया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आई, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आई, बस इतना ही चेंज आया। यस और नो, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5.5 देखो क्या बोला है, ए क्लोजली वाउंड सोलेनोइड ऑफ 800 टन्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 to 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर carries a current of 3 ampere. Explain the sense in which the solenoid acts like a bar magnet. What is its associated magnetic moment? अभी देखो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमने पूरा थियरी में देखा था, क्योंकि बार मैग्नेट की एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसे ही नहीं निकाला, हमने उसको सोलेनोइड की तरह माना और फिर सोलेनोइड की तरह अज्यूम करके सोलेनोइड के द्वारा उसकी एक्सिस के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है वो हमने निकाला, और फिर उसको बोला कि वही बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड आता है। क्योंकि हम मानते हैं कि जो सोलेनोइड की फील्ड लाइंस होती है वही सेम फील्ड लाइन बार मैग्नेट की भी होती है। यस और नो, तो ये एक्सप्लेनेशन आपको थियरी में मिल जाएगा। यस और नो, तो इसको दोबारा यहां पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमको ये जो क्वेश्चन में पूछा ना उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज इट्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट, भाई सोलेनोइड की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी होगी, भाई ये सोलेनोइड है, सोलेनोइड की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी होगी, जरा याद करो। तो आगे वाले चैप्टर में हमने निकाला था, क्या होती है, एन आई ए के बराबर, याद करो, एन आई ए के बराबर। बार मैग्नेट के लिए लिखे हैं तो यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसके लिए हम अलग से निकाले थे। यस और नो, ये सोलेनोइड के लिए पूछा है, यहां पे सोलेनोइड के लिए पूछा है। तो सोलेनोइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लो कैपिटल एन है, उसमें से करंट का फ्लो, क्योंकि सोलेनोइड एक ऐसा मैग्नेट है कि जब भी उसमें से करंट का फ्लो करवाया जाता है तभी वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। यस और नो, तो मान लो कि उसमें से फ्लो होने वाला करंट आई है और उसका एरिया वेक्टर ए है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एन आई ए। ये चीज हमने आगे वाले चैप्टर में, इसके आगे वाले चैप्टर में देखी थी। तो यहां पे बस वैल्यू ही प्लेस करनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 800, कितना करंट फ्लो कर रहा है यहां से 3 एंपियर का, और एरिया वेक्टर कितना, एरिया कितना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2.5, सीधा डायरेक्टली वैल्यू ही प्रोवाइडेड है तो मैं क्या करूं, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -4। ठीक है, तो इससे आसान चीज तो कोई हो ही नहीं सकती है, तो मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं इसको। तो यहां पे 800 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, फिर उसको मल्टीप्लाई करो 2.5 के साथ, तो हमारे पास आंसर कुछ आता है 6000 इंटू 10 टू दावर -4, 6000 इंटू 10 टू दावर -4। या फिर मैं इसको लिखना चाहूं तो 0.6 लिख सकता हूं। तो इट इज, क्योंकि 4 पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो 0.6 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर,
एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। कई बार इसको आप जूल पर टेस्ला भी बोल सकते हो, जैसे कि आगे वाले क्वेश्चन में जूल पर टेस्ला वाला यूनिट लगा के दिया गया था, अल्टीमेटली वो वही होगा, यस और नो। तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर या फिर आप इसको जूल पर टेस्ला भी बोल सकते हो, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गई उसकी डाइपोल मोमेंट, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5.6। इफ द सोलेनोइड इन एक्सरसाइज 5.5, मतलब कि ये वाले क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है वो उसकी बात करते हैं, इज फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज 0.25 टेस्ला इज अप्लाइड, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ the solenoid when magnitude of torque on the solenoid when its axis makes the angle 30 degree with the direction of applied field। मतलब कि मान लो कि अगर यही सोलेनोइड को जो आगे वाली एक्सरसाइज में हमें दिया गया है वो सोलेनोइड को अगर मान लो कि आप किसी यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल के ऊपर रख देते हो और एंगल कितना है 30 डिग्री, तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा वो टॉर्क यहां पे निकालने को बोला है, ठीक है। तो बात तो बहुत ही आसान है, क्योंकि टॉर्क का सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू, भाई यही केस है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पे किसी सोलेनोइड को इस तरह से रखा गया है और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ऐसा कुछ आपको दिया गया है। तो आपको पूछा है कि भाई ये सोलेनोइड के ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, भाई लगेगा, टॉर्क तो लगेगा, यस और नो। तो कितना टॉर्क लगेगा, तो हमें पता है वो फॉर्मूला क्या है टॉर्क का, तो एम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर। यहां पे सोलेनोइड है इसलिए सोलेनोइड की डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई विथ मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसीलिए हम इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखना चाहूं तो मैग्नीट्यूड क्या लिखूंगा, टॉर्क इज इक्वल टू एमएस इंटू बी इंटू साइन थीटा। नाउ व्हाट इज दिस एमएस, ये एमएस वैल्यू हम यहां पे कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 0.6। तो उसी को यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि बोला है कि दिस सोलेनोइड इज मेंशन इन दिस एक्सरसाइज 5.5, मतलब कि इसके आगे वाले जो क्वेश्चन में हमने निकाला वही वैल्यू यहां पे कंसीडर कर लेनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें कितनी मिली थी 0.6, तो वहीं से हम यहां पे प्लेस कर दिए। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0.25, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल दैट इज 30 डिग्री, तो यहां पे सारी वैल्यू प्लेस कर दो, इट इज साइन 30 डिग्री। हमें पता है साइन 30 कितना होता है 1/2, मतलब कि 0.5, तो ये 0.6 इंटू 0.25 इंटू 1/2 मतलब कि 0.5। इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.6 मल्टीप्लाई विथ 0.25 मल्टीप्लाई विथ 0.5, तो हमारे पास कुछ आंसर निकल के आता है 0.075, ठीक है। तो 0.075 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। तो इतना टॉर्क आपको मिलेगा अगर आप उस सोलेनोइड को किसी 0.25 टेस्ला वाले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 30 डिग्री के एंगल के ऊपर प्लेस करते हो, तो आपको उस सोलेनोइड के ऊपर इतना टॉर्क लगता, वो वाली लोकेशन पे इतना टॉर्क लगता नजर आएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 5.7। देखो क्या बोला है, A bar magnet of magnetic moment that is 1.5 joule per Tesla lies aligned with the direction of a uniform magnetic field of 0.22 Tesla, ठीक है। मतलब कि किसी एक बार मैग्नेट को किसी 0.22 टेस्ला जितने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंटेंसिटी वाले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है, जिसकी डाइपोल मोमेंट कितनी है 1.5 जूल पर टेस्ला, ठीक है। अभी पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल टू द फील्ड एंड अपोजिट टू द फील्ड। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन केस 1 एंड केस 2, ठीक है। हाँ, पहले क्वेश्चन में पूछा है कि पहले क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि मान लो कि ये वाला जो भी आपको बार मैग्नेट दिया गया है जिसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 1 जूल पर टेस्ला है, जिसको किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और उसकी इंटेंसिटी कितनी है तो 0.22 टेस्ला है, ठीक है, उसमें रखा गया है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल टू दी, पहले नॉर्मल की बात कर लेते हैं, पहले नॉर्मल की बात कर ले कि अगर मुझे उसको नॉर्मल टू दी फील्ड अलाइन करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, एंड उसके बाद अगर मुझे उसको अपोजिट टू दी फील्ड अगर अलाइन करना है तो कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहां पे पूछा और दोनों क्वेश्चन में
आपको ये भी बोला है कि जब भी वो नॉर्मल टू दी फील्ड होगा तब कितना टॉर्क उसके ऊपर लगेगा, एंड जब वो अपोजिट टू दी फील्ड होगा तब उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो दो चीजें यहां पे निकालने को बोला है। पहले तो ये देखो कि ये वाला बार मैग्नेट इनिशियली कौन सी कंफिग्रेशन में है, क्योंकि यहां पे आपको वर्क रिक्वायर्ड पूछा है ना। रिक्वायर्ड वर्क किसके बराबर होता है, कौन वर्क करेगा, वो जो मैग्नेट है उसको कौन रोटेट करेगा भाई, एक्सटर्नल एजेंट। और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो यहां पे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा पहले वाले केस में कि भाई साहब यहां पे पहले तो इनिशियली वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है। तो यहां पे बोला है कि लाइज अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि इनिशियली वो जो डाइपोल है, सॉरी वो जो बार मैग्नेट है, एक्चुअली वो डाइपोल ही होता है, लेकिन वो जो बार मैग्नेट है वो फील्ड की डायरेक्शन में उसको अलाइन किया गया है। मतलब कि मान लो कि ये वाला हमारा फील्ड है, इसको ना थोड़ा अच्छे से हम इसको डिनोट करते हैं, थोड़ा अच्छे से फिगर वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो कि ये वाला हमारा यूनिफॉर्म फील्ड है, सो दिस इज द यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक, चलिए उसमें एक बार मैग्नेट को हमने प्लेस कर दिया, लेट्स से कि ये वाला बार मैग्नेट है। ठीक है, सो दिस इज द बार मैग्नेट, ऐसे प्लेस किया गया है इसको, और वो हमारा यूनिफॉर्म फील्ड है। तो दिस इज द बी, और अभी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी है, यहां पे बार 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 बी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी है, यहां पे इसका नॉर्थ पोल है एंड यहां पे इसका साउथ पोल है, तो आप समझ सकते हो कि इसकी डाइपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ होती है ना। तो अभी ये वाले केस में है, अभी क्या पूछा है, पहले उसको नॉर्मल, मतलब कि यहां पे आप देखोगे तो इनिशियली उसकी जो डाइपोल मोमेंट है और फील्ड है वो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है ना, वो 0 डिग्री है। क्लियर है, आपको क्या करना है, पहले पूछा है नॉर्मल टू दी फील्ड है, मतलब कि यही मैग्नेट को आपको नॉर्मल टू दी फील्ड मतलब कि ऐसे अरेंज करना है अभी, मतलब कि यहां पे ऊपर नॉर्थ पोल होना चाहिए, नीचे साउथ पोल होना चाहिए, तब एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये आप समझ सकते हो, ठीक है, ये आप समझ सकते हो। तो पहले केस में, मैं पहले केस की बात करता हूं, नॉर्मल टू दी फील्ड। ठीक है, मैं नॉर्मल टू दी फील्ड उसको अलाइन करने की कोशिश करता हूं, तो सीधी सी बात है अभी वो अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो मुझे कहीं ना कहीं उसको ये डायरेक्शन में रोटेट करवाना पड़ेगा। और कितने डिग्री तक रोटेट करवाना पड़ेगा, तो भाई 90 डिग्री तक मुझे उसको रोटेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये 90 डिग्री तक मुझे उसको रोटेट करवाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, यस और नो। तो 90 डिग्री तक रोटेट करवाना पड़ेगा, तो इनिशियल ये है, फाइनल ये होगी। तो हमें तो सिर्फ, मैंने बोला ना कि वर्क डन होता क्या है, वर्क डन होता क्या है, तो भाई वर्क डन ये कौन करेगा ये काम, तो भाई एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट को जाके उस बार मैग्नेट को रोटेट करवाना पड़ेगा, वो अपने आप रोटेट नहीं होगा। राइट नाउ इट इज इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, तो उसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, ये पोजीशन में टॉर्क 0 होगा, यस और नो। तो आप ही को जाके रोटेट करवाना पड़ेगा, आपको जाके रोटेट करवाना पड़ेगा, मतलब कि आपके द्वारा होने वाला वर्क किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होती है। यू फाइनल मतलब क्या, यू फाइनल मतलब कि जब भी वो ऐसे अलाइन हो जाएगा बार मैग्नेट, मतलब कि 90 डिग्री पे, ये होगी यू फाइनल। ठीक है, ये होगी यू फाइनल, तब ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये होगी यू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। और फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस माइनस एम बी साइन थीटा टू, यही तो फॉर्मूला है। सॉरी, कॉस थीटा टू, सॉरी इट इज कॉस थीटा वन। ठीक है, तो यही तो फॉर्मूला था, यूएफ माइनस एम बी कॉस थीटा टू, यूआई माइनस एम बी साइन, सॉरी कॉस थीटा वन, बार बार साइन निकल जा रहा है मुंह से। चलिए, तो यहां पे पहला एंगल मतलब इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, थीटा वन मतलब कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का एंगल, एंड थीटा टू मतलब कि फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का एंगल।
ये हो गई फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, ये है हमारी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इनिशियली एंगल कितना है एम और बी के बीच का 0 डिग्री, और फाइनल कितना होगा 90 डिग्री होगा, है ना। तो यहां पे वैल्यू प्लेस कर दो इसकी, तो ये हो जाएगी माइनस एम बी कॉस थीटा टू, कितना कॉस 90 डिग्री, माइनस 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 देखो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस कर देते हैं, ये होता है एम बी कॉस थीटा वन, कॉस थीटा वन कितना 0 डिग्री, ये सुनो कॉस 0 तो भाई 1 होता है, कॉस 90 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म कितनी हो गई 0 हो गई, है ना। तो यहां पे बचा क्या एम बी, ये सुनो कॉस 0 तो 1 हो गया ना, तो ये एम बी के बराबर, और एम कितना दिया गया है देखो, डाइपोल मोमेंट दी गई है आपको 1.5, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी दी गई है, तो दैट इज 0.22। तो भाई 1.5 को मल्टीप्लाई कर दो 0.22 से, तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 1.5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.22 से, तो हमारे पास आंसर आता है 0.33। सो वी आर गेटिंग दिस 0.33 जूल। मतलब कि किसी एक्सटर्नल एजेंट को इतना वर्क करना पड़ेगा अगर उसको अलाइन करना है 90 डिग्री पे, तो ठीक है, यस और नो। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, अभी इसी में अच्छा चलो टॉर्क बाद में निकालते हैं, पहले ए वाला ही जो भी है उसी को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, पहले ए को कंप्लीट करते हैं। तो ये होगा पहला क्वेश्चन। अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपोजिट टू दी फील्ड डायरेक्शन, अगर मुझे उसको अलाइन करना है अपोजिट टू दी फील्ड, मैं यहां पे लिख देता हूं अपोजिट टू दी फील्ड। ठीक है, तो अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी, तो इसको मैं मिटा देता हूं। इनिशियल तो आपको फिगर में दिख रही है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, तो फाइनली ये बार मैग्नेट कुछ ऐसे अलाइन होना चाहिए, मतलब कि इसका नॉर्थ इस तरफ और साउथ इस तरफ होना चाहिए। मतलब कि आप समझ सकते हो कि कितना एंगल आपको घुमाना पड़ेगा, 180 डिग्री। तो यहां पे वही फाइनल एंगल क्या होगा 180, इनिशियल कितना अभी जो है यहां पे है, इस तरह से देखे तो 0 डिग्री, यस और नो। तो थीटा वन यहां पे 0, थीटा टू 180, तो वही सारी चीज इसको कौन रोटेट करवाएगा, तो भाई एक्सटर्नल एजेंट। तो भाई एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा होने वाला वर्क, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, और वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितने लिख सकते हैं, यूएफ माइनस यूआई के बराबर। तो अभी डायरेक्टली वैल्यू प्लेस कर देते हैं, माइनस एमबी, क्योंकि कॉस थीटा फॉर्मूला यही है। ठीक है, माइनस एमबी कॉस थीटा टू मतलब कि फाइनल एंगल कितना घूमना पड़ेगा 180, मतलब कि ये हो जाएगा कॉस 180 डिग्री, माइनस माइनस एमबी इनिशियल एंगल कितना है, इनिशियल एंगल तो भैया 0 डिग्री है, तो कॉस 0। अभी cos 180 कितना होता है -1, तो भाई ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस एमबी, माइनस माइनस ये भी प्लस, cos 0 कितना होता है 1, तो देखो क्या आया एमबी प्लस एमबी, मतलब कि ट्वाइस एमबी, मतलब कि जितना यहां पे है 0.33 उसका डबल आप यहां पे बोल सकते हो, यस नो। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0.33, तो मतलब कि ये आएगा 0.66 जूल। ठीक है, तो इतना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो ये हो गई पहले क्वेश्चन की बात। अभी बी क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो भैया बी क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो यही दो कॉन्फ़िगरेशन है ना, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, उसमें टॉर्क कितना होगा, वो वाले केस में टॉर्क कितना होगा, मतलब कि जब भी वो पहले तो परपेंडिकुलर अलाइन हो जाए, नॉर्मल अलाइन हो जाए, तब कितना टॉर्क लगेगा, एंड अगर एंटी पैरेलल मतलब कि अपोजिट टू दी फील्ड लाइन अलाइन हो जाए तब उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो पहले बोलते हैं नॉर्मल टू दी फील्ड, जब भी वो नॉर्मल टू दी फील्ड होगा तब कितना टॉर्क लगेगा, नॉर्मल टू फील्ड तब लगने वाला टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क क्या होता है, अभी डायरेक्ट लिखता हूं एम बी साइन थीटा, और क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री, तब एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, यस और नो, तब एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा एम इंटू बी इंटू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है 1, एम और बी का वैल्यू हमें पता है, एम कितना है 1.5 एंड बी कितना है 0.22, तो बच्चों आप यहां से पता लगा सकते हो ये वैल्यू कितनी आएगी 0.33, यस और नो, 0.33 न्यूटन इंटू मीटर। तो तब इतना टॉर्क लगता होगा। और यही केस में अगर मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूं कि जब भी ये बार मैग्नेट अलाइन होगा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि अपोजिट टू दी फील्ड,
अपोजिट टू फील्ड, तब कितना टॉर्क लगता होगा? तो खुद ही सोचो, तब एंगल कितना हो गया होगा? एंगल 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा एम बी साइन 180 डिग्री, एम बी साइन 180 डिग्री। साइन 180 तो भैया जीरो होता है, तो तब कितना टॉर्क लगता होगा? 0 न्यूटन इंटू मीटर, है ना? तो तब आंसर क्या मिला? 0। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5.8, देखो क्या पूछा है। A closely wound solenoid of 2000 tons and area of cross section is something this. Carrying a current 4 ampere is suspended through its center, allowing it to the turn in the horizontal plane. Then option A nahi, question A, what is the magnetic moment associated with the solenoid? भाई solenoid के साथ associated डाइपोल मोमेंट कितनी होगी? तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, क्योंकि सारी चीजें प्रोवाइडेड है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी प्रोवाइडेड है, सोलेनॉइड में से फ्लो होने वाला करंट भी प्रोवाइडेड है, सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी प्रोवाइडेड है। तो ये फॉर्मूला अभी ही आगे वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। हाँ भाई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड, जिसको मैं एमएस बोलूं, तो एमएस क्या होगी? एन आई ए के बराबर। सारी वैल्यू यहां पे प्रोवाइडेड है, तो सिर्फ आपको प्लेस ही करना है वैल्यू। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 2000। फ्लो होने वाला करंट कितना है? तो 4 एम्पियर। एरिया कितना है इसका क्रॉस सेक्शनल? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ है ना? तो चलो इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं, तो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1.6, तो हमारे पास आंसर आता है 12800 इंटू 10⁻⁻⁴। लेकिन यहां पे 10⁻⁻⁴ है, तो 4 डिजिट शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 1.28। तो ये हो जाएगा 1.28 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो इतनी डाइपोल मोमेंट होगी ये सोलेनॉइड की। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है। व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड if a uniform horizontal magnetic field of this is set up at an angle of 30 degree with the axis of solenoid? मतलब ये बहुत ही आसान, अगर इसी सोलेनॉइड को अगर किसी एक हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 30 डिग्री के एंगल पे प्लेस कर दे, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स एंड टॉर्क दोनों आपको निकालना है। फोर्स कितना होगा एंड टॉर्क कितना होगा, ये सुनो। मतलब कि ऐसा बोला है कि यहां पे ये मान लो कि ये यूनिफॉर्म फील्ड है और यहां पे एक सोलेनॉइड को कुछ इस तरह से प्लेस किया गया है, ठीक है, और वो एंगल कितना बना रहा है इसके साथ? तो 30 डिग्री का। तब उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा एंड टॉर्क कितना होगा? देखो टॉर्क तो जीरो नहीं होगा, टॉर्क कुछ मिलेगा, लेकिन मैं यहां पे आसानी से बोल सकता हूं कि फोर्स जीरो होगा, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि इसके ऊपर जितना फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा ना, अगर मैं बोलूं तो पोल स्ट्रेंथ के फॉर्म में बोलूं तो ये इसके ऊपर फोर्स लगेगा QM इंटू बी ये डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स ये डायरेक्शन में QM इंटू बी लगेगा। ये सुनो, उतने ही मैग्नीट्यूड का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट कितना होता है यहां पे? अगर मैं नेट, चलो नीचे ही लिखते हैं उसको, क्योंकि आपको ढूंढने को बोला है। देखो ये चीज नई नहीं है, हमने बार मैग्नेट में ये सारी चीजें देखी थी, ठीक है। तो अगर मुझे कोई पूछे कि यहाँ पे नेट फोर्स कितना उसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे नेट फोर्स निकालता हूं। नेट फोर्स कितना? तो मैं आसानी से बोल सकता हूं, यहाँ पे नेट फोर्स की बात करें तो एफ नेट इज इक्वल टू, अगर ये फोर्स की बात करें तो ये होगा, अगर मान लो कि मैं पॉजिटिव एक्सेस को पॉजिटिव मानता हूं, तो ये होगा प्लस QM टाइम्स बी प्लस, हाँ इसका कितना होगा? तो माइनस QM, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना उतना ही मैग्नीट्यूड का, तो कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन फोर्स लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? लेकिन अगर मुझे कोई पूछे कि भाई इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, तो भैया टॉर्क अभी 0 नहीं लगेगा, वो हमें पता है। टॉर्क कितना होगा? तो सीधा लगाओ फॉर्मूला टॉर्क का। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल्स टू ms वेक्टर, क्योंकि यहां पे सोलेनॉइड है तो इसके डाइपोल मोमेंट हम ms से डिनोट करते हैं, तो ms वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ b वेक्टर। अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा ms इंटू बी इंटू साइन थीटा। यहां पे थीटा कितना है? 30 डिग्री है, तो सारी वैल्यू यहां पे प्लेस कर दो। ms कितना आया? 1.28। b कितना दिया गया है? तो भैया यहां पे 7.5 इंटू 10⁻⁻² दिया गया है। साइन 30 कितना होता है? 1/2, मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूं 0.5। क्लियर है? चलिए तो इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं। तो 1.28
मल्टीप्लाई विथ 7.5 मल्टीप्लाई विथ 0.5, तो आपके पास आंसर आता है 4.8 इंटू 10⁻²। तो आंसर हमारा आया 4.8 इंटू 10⁻²। लेकिन ये 2 पॉइंट को यहां पे शिफ्ट कर दे तो हमारे पास आएगा 0.048 न्यूटन इंटू मीटर। दिस इज द आंसर। तो टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क इतना लगेगा। ठीक है, ये हम मैग्नीट्यूड निकाले। क्लियर है? बहुत ही आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5.9 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 16 टन्स एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 0.75 एम्पियर रेस्ट विथ इट्स प्लेन नॉर्मल टू एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। The coil is free to turn about an axis in its plane perpendicular to the field direction. When the coil is turned slightly and released, it oscillates about its stable equilibrium state with a frequency of 2 seconds. Then what is the moment of inertia of the coil about its axis of rotation? अच्छा, यहां पे एक कॉइल दी गई है। पहले तो हम ना उसकी डाइपोल मोमेंट, ये जो कॉइल दी गई है वो कॉइल एक डाइपोल की तरह ट्रीट करेगी। ठीक है, तो उसकी पहले डाइपोल मोमेंट यहां पे निकाल लेते हैं। तो भैया इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी? एक कॉइल है तो वन काइंड ऑफ हम यहाँ पे, क्योंकि 16 टर्न्स है तो उसको सॉलिनॉइड की तरह ट्रीट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे उसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी? लेट्स से ms इज इक्वल्स टू NIA। तो पहले तो ये निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं यहाँ पे? 16। करंट कितना फ्लो कर रहा है भाई यहाँ पे? 0.75 है ना। अभी यहाँ पे कॉइल दी गई, एरिया डायरेक्टली नहीं दिया गया लेकिन रेडियस आपको पता है। तो भाई अगर मैं ये कॉइल का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया देखूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा? वो एक सर्कल दिखेगा। तो मैं यहां से पता लगा सकता हूं कि वो होगा क्या? पाई आर स्क्वायर के बराबर, है ना। और यहाँ पे क्योंकि रेडियस आपको पता है दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो आप ये आसानी से निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 0.75 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर रेडियस 10 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे 0.1 मीटर का स्क्वायर। क्लियर है? तो निकाल लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। चलिए, सो 16 मल्टीप्लाई विथ 0.75 मल्टीप्लाई विथ 3.14 मल्टीप्लाई विथ 0.1 मल्टीप्लाई विथ 0.1। ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा 0.3768। तो हमारे पास इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी आई? 0.3768 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलो, तो ये जो कॉइल है उसकी डाइपोल मोमेंट तो हमने निकाल ली। अभी आपको बोला है कि अगर वो डाइपोल को अगर आप थोड़ा सा देखो, बोला है व्हेन द कॉइल इज टर्न स्लाइटली एंड रिलीज, मतलब कि थोड़ा सा हल्का सा उसको शिफ्ट करवा के या फिर मूव करवा के अगर आप उसको रिलीज करते हो तो वो ऑसिलेट होती है अबाउट इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। मतलब कि वो ऑसिलेट कर रही है, मतलब कि एसएचएम कर रही है, और उस एसएचएम की फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? 2 सेकंड इनवर्स। 2 सेकंड इनवर्स, है ना। तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी वो आपको निकालने को बोला गया है। ठीक है, क्या आपको याद आता है कि यहाँ पे हमने कुछ एक बार मैग्नेट को अगर हम किसी यूनिफॉर्म फील्ड में अगर कहीं से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करके छोड़ते हैं तो वो ऑसिलेट करता है, उसका टाइम पीरियड हम निकाले थे। क्या याद आया कुछ? और वो टाइम पीरियड कुछ इतना आया था, याद करो वो टाइम पीरियड कितना आया था? 2 पाई अंडर रूट, थोड़ा याद करो, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, है ना। यही तो टाइम पीरियड निकाले थे। यहां पे बार मैग्नेट नहीं है, क्या है? उसकी जगह पे एक सोलेनॉइड की तरह ट्रीट होने वाली एक कॉइल है। यस और नो? तो यहां से यही फॉर्मूला डिराइव करना, क्योंकि सारी चीजें आपको पता है, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को बोले हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दी गई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने यहाँ पे निकाल, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने निकाल ली है, और फ्रीक्वेंसी आपको पता है। तो इतनी चीजें हैं तो आप आसानी से यही रिलेशन यूज करके आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। तो अगर F इज इक्वल टू दिस है, मतलब T इज इक्वल टू दिस है, ठीक है, तो F क्या होगा? इसका इनवर्स, मतलब कि 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एम बी अपॉन आई होगा। अभी एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे I को यहां पे सब्जेक्ट बनाना, तो दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेते हैं। तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर कैंसल आउट, तो मल्टीप्लाई बाय एम बी बाई आई। यहां से I की वैल्यू बना दो,
तो I इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं m इंटू बी डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला। चलिए अभी सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करते हैं। टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं तो ये m नहीं, ये क्या है ms है, क्योंकि यहाँ पे कॉइल है और वो कॉइल को हमने सोलेनॉइड की तरह मान लिया, तो ये इसको मैं ms बोल देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए तो ms की वैल्यू हमें क्या मिली है, तो वैल्यू प्लेस कर दो 0.3768 मिली है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी दी गई है, देखो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला, इतनी दी गई है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला डिवाइड बाय 4 इंटू पाई स्क्वायर मतलब कि 3.14 का स्क्वायर, तो 3.14 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये एफ स्क्वायर, एफ कितनी दी गई, फ्रीक्वेंसी 2 सेकंड इनवर्स मतलब कि 2 हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो भाई देखते हैं क्या होता है। तो ये 0.3768 मल्टीप्लाई बाई 5, तो हमारे पास 1.884 आया, लेकिन उसको डिवाइड भी कर लेते हैं, डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3.14, दो बार है ना, तो दो बार डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 3.14, ओके जी, डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो हमारे पास कुछ आंसर आ रहा है 0.011, ओके, 0.0111194 ऐसा कुछ आंसर आया, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। तो मैं थोड़ा 2 पॉइंट यहाँ पे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूं और 1.1 समथिंग में लिखूं, तो मुझे कुछ आंसर ये मिलेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूं, सो I इज इक्वल्स टू, यहीं से लिख सकते हैं 1.194 इंटू 2 पॉइंट शिफ्ट किया तो 10 टू द पावर माइनस 4 kg इंटू मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर, ये आएगा हमारा आंसर। क्लियर है। तो यहां पे बच्चों हम आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।